अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुफाहमत की बात करने वाले शहबाज शरीफ पीडीएम के इजलास में मुज़ाहमत की बात करते हैं। नवाज शरीफ समेत पीडीएम रहनुमाओं ने कहा कि अब किसी मामले पर इदारों के दफातर में नहीं जाएंगे। शहबाज शरीफ बोले, जिसे बात करनी है पार्लियामेंट में आकर करे, हर बात सिर्फ पार्लियामेंट में होगी। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी पर बात करने को वक्त का ज़िया करार दिया, जबकि मीटिंग में मरियम नवाज खामोश रहीं। इस्तीफ़ों का भी किसी ने जिक्र तक न किया। इजलास की अंदरूनी कहानी जान लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट की ज़बानी। शहबाज शरीफ ने मज़ाहमती बयानिए के लिए आस्तीनें चढ़ा ली। पीडीएम के सामने मुफाहमती सियासत के मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो गए। बोले, जो मौक़िफ़ नवाज शरीफ का है वही मेरा है। ज़राए के मुताबिक पीडीएम के 29 मई के इजलास में शरीक जमातों के सरबराहों की अक्सरियत ने मुज़ाहमती बयानिए को ही आगे बढ़ाने की बात की, जिसका आगाज करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि अब पसपा नहीं होना और किसी की तरफ देखे बगैर आगे बढ़ना है। किसी इदारे के दफ्तर में सिक्योरिटी के नाम पर मीटिंग के लिए नहीं जाएंगे। बात को आगे बढ़ाते हुए दीगर जमातों के कायदीन ने कहा कि अब इम्कान है कि अफगानिस्तान पर मीटिंग दफ्तर हालजा में तलब कर ली जाए, जिस पर नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई और अख्तर मैंगल ने कहा कि पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए, जिसकी तायद करते हुए शहबाज शरीफ बोले, अब जिसने भी बात करनी है पार्लियामेंट में आकर करे, क्योंकि तमाम इदारे पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं। इजलास के दौरान मरियम नवाज मुकम्मल खामोश रहीं, जबकि असम्बलियों से इस्तीफों के मुतालिक कोई लफ्ज तक न बोला गया। पीपल्स पार्टी और एएनपी पर बात छिड़ी तो सब ने कहा इस मौजू पर बात करना वक्त का ज़िया है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। जिले सुबहानी डंडा लेकर शहबाज शरीफ के पीछे खड़े हैं। मुझे उनसे हमदर्दी और रहम आता है। फिरदौस आशिकवान ने अपोजिशन लीडर की मजबूरियां बता दी। दावा किया कि मुस्लिम लीग नून के सदर कंफ्यूजन का शिकार हैं। पीपी ने इत्तेहाद से राहें जुदा कर ली। अब पीडीएम सिर्फ डकैत मूवमेंट बनकर रह गई है। अली जफर की रिपोर्ट से मुताल्लिक कयास आराइयों को गलत करार दे दिया। शहबाज शरीफ कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ उनकी जाली राजकुमारी जान को आई हुई है, जिले सुबहानी अव्वल जो है वो उनके पीछे डंडा लेके खड़े हैं। पीपल्स पार्टी किसी तरह भी सियासी खुदकुशी करने के लिए तैयार नहीं है। ही इज़ इन डबल जेपडी। मुझे उन पे रहम आता है, दर्दी है। डकैत मूवमेंट रह गई है, डीएम सिर्फ रह गया। पी तो कह रही है हम साथ ही नहीं। हुकूमती मेंबरान हैं, उनके दरमियान जो टकराव है ये किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। अब एफआईआर दर्ज है तो कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना है। दोनों अफराद के दरमियान ये जो जंग चल रही है ये कानूनी लड़ाई नहीं है, ज़ाती लड़ाई है। जो असाइनमेंट अली जफ़र साहब को दी गई थी वो किसी पर्सनल स्पेसिफिक नहीं थी। उस रिपोर्ट को मुरतब करने में कुछ टाइम लग रहा है। रिपोर्ट जब मुकम्मल होगी तो वज़ीर आज़म इमरान खान इसको हर हाल में पब्लिक करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 10 साल में वो काम करने जा रहे हैं जो पिछले 50 साल में नहीं हुए। ग्रीन यूरो बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 1985 के बाद हम पीछे होते चले गए, भारत आगे निकल गया, यहाँ तक कि बांग्लादेश ने भी हमको पीछे छोड़ दिया। इसकी बुनियादी वजह लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ना होना है। वज़ीर आज़म का कहना था कि 10 डैम बनाने जा रहे हैं, 2023 तक मज़ीद अरबों दरख्त लगाएंगे। जब मैं हिंदुस्तान से क्रिकेट खेल के जब पाकिस्तान आता था 80s के अंदर भी, तो लगता था कि एक गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गए। इतना कॉन्ट्रास्ट था हिंदुस्तान और पाकिस्तान। 1985 के बाद ये मुल्क नीचे जाना शुरू हुआ। हिंदुस्तान भी देखते देखते आगे निकल गया हमारे से। बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो यहाँ हम लोगों से सुनते थे कि जी हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, वहाँ साइक्लोन आ जाता है, वहाँ तबाही मिल जाती है। तो इन पिछले 30 सालों में बांग्लादेश भी आगे निकल गया पाकिस्तान से, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि कोई किसी किस्म की लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी। जो हमने बिजली भी बनाई वो बिजली भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर बदनीयती के ऊपर भी कई दफ़ा, जिसकी वजह से आज हमारी सबसे बड़े सगीर में महंगी बिजली है। हमारा पूरा डेकेड ऑफ डैम्स, 10 साल हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो हमें
50 साल पहले करनी चाहिए। आगे से सोचते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है, पहले से प्लान करते हैं, क्योंकि आपके बच्चे को 5 एक इलेक्शन के अंदर तो तैयार नहीं होते फ्यूचर के लिए, आपको लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है। 10 डैम्स बन रही हैं पाकिस्तान में इंशाल्लाह अगले 10 साल में। ये सिर्फ यही नहीं कि ये 10,000 मेगावाट बिजली इजाफी पैदा करेंगे, लेकिन क्लीन बिजली पैदा करेंगे, साफ बिजली, एनवायरमेंटली फ्रेंडली। 2023 तक हम इस मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाएंगे, जो कि बहुत इम्पैक्ट डालेगा हर तरह। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। बोले अवाम भूखे और बेरोजगार हैं, हुक्मरान सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। आटा, गंदम, चीनी, अद्वियात और दीगर अशियाए ज़रूरिया की किल्लत का सामना है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें अवाम की पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। बोले क्या हुक्मरानों को मईशत और अवाम की तकालीफ का कोई इल्म है? इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर ने यह भी कहा कि अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। हुक्मरानों के रोज़ करप्शन स्कैंडल्स आएंगे तो रोटी रोज़ाना महंगी होगी। इसके साथ साथ ये भी कहा कि हुक्मरान ऐसे में सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहे हैं। हुक्मरानों को मईशत और अवाम की तकालीफ का क्या कोई इल्म है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम के लिए मईशत को जहन्नुम बना दिया है। वज़ीर आज़म 2 काम जानते हैं, एक दर्स देना, दूसरा खैरात इकट्ठी करना। ये रुखसत होंगे तो कर्ज़े का बोझ अगली हुकूमत के लिए फांसी का फंदा होगा। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पीटीआई ने पाकिस्तान की मईशत को अवाम के लिए पिछले 3 सालों में जहन्नम की मईशत बना दिया है। वजीर आजम साहब 2 काम जानते हैं, एक वो दर्स दे सकते हैं और दूसरा वो सदके, खैरात और चंदे इकट्ठे करते हैं जिसमें उनका कोई सानी नहीं। जिस दिन आप रुखसत होंगे ये कर्जों का बोझ आने वाली हुकूमत के लिए फांसी का फंदा होगा। इमरान खान जैसे नालायक और नाअहल हुक्मरानों को इलेक्शन चुरा के मुसल्लत किया जाएगा तो फिर इस मुल्क की सियासत भी अदम इस्तेकाम का शिकार रहेगी। पाकिस्तान को, इसके इंतजामी ढांचे को एक अनाड़ी हुक्मरान ने अपनी तजुर्बे गाह बनाया हुआ है। मुस्लिम लीग नून की आइन की हुक्मरानी के साथ मुफाहमत है और आइन शिकनी की हर शक्ल की मुजामत है। 2013 और 18 के दरमियान बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज करके आपने हमारी हुकूमत को गिराने की कोशिश की 2014 में। ओगरा ने 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी है। डीजल 4 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा करने की, जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। पेट्रोल के साथ साथ मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें भी तब्दील ना करने की तजवीज़ है। समरी मंजूर हुई तो हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 110 रुपए 76 पैसे से बढ़कर 115 रुपए 12 पैसे फी लीटर हो जाएगी। इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। ये भी बता दें कि ओगरा ने जून के लिए एलपीजी की कीमत में 8 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 95 रुपए का हो गया। बात करेंगे वहाब कामरान से। वहाब, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया क्या और इत्तलाक कब से होगा? जी हाँ, ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जून के लिए एलपीजी की नई कीमत का ऐलान कर दिया है ओगरा ने, जिसमें फी किलो कीमत में 8 रुपए इजाफा किया गया है और एलपीजी का जो 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर है उसमें 95 रुपए इजाफा हुआ है। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1572 रुपए से बढ़कर 1667 रुपए मुकर्रर हो चुकी है और नई कीमतों का का इतलाक जो है वो आज रात 12 बजे से होगा। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया वहाब कामरान। और कराची में लूटमार का बाजार गर्म हो गया। एक जानिब कोरोना पाबंदियां तो दूसरी जानिब स्ट्रीट क्रिमिनल्स की यलगार। शहरियों का जीना हराम हो गया। डिफेंस में डकैती मुज़ाहमत पर दुकानदार को कत्ल कर दिया गया। दुकानदारों ने 2 डकैतों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3 अफराद डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए हैं। बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा क्या हालात हैं कराची के?
जी बिल्कुल, शहर में डकैत इस वक्त बेलगाम दिखाई देते हैं, जहां चाहते हैं जिस इलाके में चाहते हैं वारदात करते हैं, और अगर कोई शहरी मज़ाहमत करता है तो उस पर फायरिंग चलाने से भी जो है वो गुरेज नहीं करते हैं। सिर्फ 24 घंटे की अगर हम बात करें तो इस 24 घंटे में 3 अफराद डकैती मज़ाहमत पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कत्ल किए गए हैं। गिजरी का इलाका है जहाँ पर ताजिर हैं, जनरल स्टोर के मालिक हैं वसीम, उनको जो है वो कत्ल किया गया है फायरिंग करके। उनसे 35,000 रुपये की रकम जो है वो उन्होंने छीनी थी। 2 मुल्जिमान उनकी दुकान में आए, ये रकम उनसे छीनी, फरार होने लगे। इसी दौरान इन्होंने मज़ाहमत की, जिस पर मुल्जिमान ने, डकैतों ने फायरिंग कर दी, जिससे वसीम जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पास मौजूद जो लेबॉर्ट्री है उसके गार्ड ने हिम्मत दिखाई और मुल्जिमान पर फायरिंग की, जिससे एक मुल्जिम जो है वो ज़ख्मी भी हुआ। दोनों मुल्जिमान को इलाका मकीनों ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है। इसी तरह अगर हम बात करें कि और किन इलाकों में ये फायरिंग के वाक़यात पेश आए डकैती मज़ाहमत पर, तो गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से, डकैतों की फायरिंग से वजीउल हसन को कत्ल किया गया। फिर इसी तरह सच्चल के इलाके में जमाली पुल के करीब भी डकैती मज़ाहमत पर आगा नामी शख्स को जो है वो कत्ल किया गया। और ये डकैती की वारदातें जो है वो मुसलसल शहर में जारी हैं। डिफेंस फेज़ 1 में भी डकैती मज़ाहमत पर खातून समेत 2 अफराद को अब से थोड़ी देर पहले जो है वो ज़ख्मी किया गया है। इसी तरह शाहराह फैसल पर फिरोज़ाबाद की हदूद में, थाने की हदूद में भी एक शहरी मुजाहिद नामी शहरी को डकैतों की फायरिंग से उनको ज़ख्मी जो है वो हुए हैं। तो इस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैत बेलगाम दिखाई देते हैं, जहाँ चाहते हैं कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर रायविंड में चीनी बाशिंदे को लूट कर फरार होने वाले डाकुओं की मोटरसाइकिल ट्रॉली से टकरा गई, एक मुल्जिम हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। जहांगीर खान की रिपोर्ट। वारदात के बाद फरार होने की जल्दी, डाकुओं की मोटरसाइकिल ट्रॉली से जा टकराई, एक मुल्जिम मौका पर हलाक, 2 जख्मी हो गए। डाकुओं ने चीनी शहरी वांगफन की गाड़ी लाहौर आते हुए रोकी। मोबाइल फोन से बनी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान ने कार की डिक्की से बैग निकाला, 5 लाख रुपए नकदी और कीमती अशिया लूट कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पिस्तौल उनके हाथ में थे और वो फायरिंग कर रहे थे। मैं पीछे खड़ा हो गया हूँ, उन्होंने सामान लिया लेके और फरार होने की है। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त नहीं हो सकी, जबकि दोनों जख्मी मुल्जिमान को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वारदात के दौरान लूटी गई रकम और सामान बरामद कर लिया गया है। जो जख्मी मुल्जिमान इनकी सबकी गिरफ्तारी हमने कर ली है और जो ड्राइवर चाइनीज के साथ था उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है ऑन द सस्पिशन के हो सकता है कि उसकी जो है वो कनाइमेंस उसके अंदर साथ में शामिल हो। पुलिस ने चीनी शहरी के ड्राइवर शहबाज को हिरासत में ले लिया है, जबकि ऐनी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड करके तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। कैमरामैन खुरम प्यास के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। जिक्र करते हैं मौसम का। मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात और यालाबारी हुई, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी से मौसम खुशगवार हो गया। मलिका कौसार में यालाबारी और बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। गुजरावाला में अचानक तेज बारिश और यालाबारी ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। शक्करगढ़, नारोवाल, करतारपुर, अहमदाबाद, मुजफ्फरवाल में भी बादल जमकर बरसे। कामोकी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश ने शहरियों का दिल जीत लिया। हाफिजाबाद और मियांवाली में भी बादल बरसते रहे। उधर एबटाबाद में शहरी बारिश में चेयर लिफ्ट के मजे लेते दिखाई दिए। जुड़वां शहरों में भी बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया, लेकिन आइस्को के कई फीडर स्ट्रिप करने के बायस मौसम का मज़ा किरकिरा हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज़ बारिश से दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई है। मौसम की तब्दीली से शहरियों ने भी सुख का सांस लिया, तहम आइस्को के 70 फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। इस्लामाबाद सर्कल के 13, रावलपिंडी के 35 और जेहलुम के 22 फीडर स्ट्रिप कर गए। आइस्को के मुताबिक बिजली की बहाली का काम जारी है, जल्द बहाल कर दी जाएगी। मुल्की आबी ज़खायर में इजाफा, दरियाओं में पानी की आमद 24% बढ़ गई है। सूबों को पानी का शॉर्टफॉल 14% कम हो गया है। तर्जुमान इरसा के मुताबिक मुल्क में पानी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अथॉरिटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में ये बताया गया कि 28 मई को मुल्क में पानी की आमद 1,72,000 क्यूसिक थी, आज 2,25,000 क्यूसिक है। पानी की आमद बढ़ने से सिंध और पंजाब का शॉर्टफॉल 32% से कम होकर 18% रह गया है। बयान में ये भी कहा गया है कि पंजाब को 83,000 क्यूसिक से 1,01,000 क्यूसिक पानी फराहम किया जा रहा है, जबकि सिंध के कोटे में भी 35,000 क्यूसिक का इजाफा कर दिया गया है। आपको ये बताएं कि मुल्क की आबी ज़खायर में इजाफा हो रहा है, दरियाओं में पानी की आमद 24% बढ़ गई है और ऐसे में सूबों को पानी का शॉर्टफॉल 14% कम हो गया है। तर्जुमान इरसा ये बताते हैं कि मुल्क में पानी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अथॉरिटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ।
اس اجلاس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 28 مئی کو ملک میں پانی کی آمد 1,72,000 کیوسک تھی، آج 2,25,000 کیوسک ہوا ہے اضافہ، اور پانی کی آمد بڑھنے سے سندھ اور پنجاب کا شارٹ فال 32% سے کم ہو کر 18% رہ گیا ہے۔ وزیر برائے آبپاشی پنجاب نے سندھ کی جانب سے پانی چوری کے الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ محسن لغاری نے پانی تقسیم کے معاملے پر بلاول بھٹو زرداری کو 1991 کا معاہدہ پڑھنے کا مشورہ بھی دے دیا ہے۔ حلیم عادل شیخ نے سندھ حکومت پر عوام کے حصے کا پانی چوری کرنے کا الزام لگا دیا ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں کہ نئے ڈیمز بنائے بغیر آبی اور توانائی بحران کا مستقل حل ممکن ہی نہیں ہے۔ تو وزیر برائے آبپاشی پنجاب نے سندھ کی جانب سے پانی چوری کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ محسن لغاری نے پانی تقسیم کے معاملے پر بلاول بھٹو زرداری کو 1991 کا معاہدہ پڑھنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ حلیم عادل شیخ نے سندھ حکومت پر عوام کے حصے کا پانی چوری کرنے کا الزام لگا دیا ہے، جبکہ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں کہ نئے ڈیمز بنائے بغیر آبی اور توانائی بحران کا مستقل حل ممکن ہی نہیں ہے۔ سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر آبپاشی سندھ سہیل انور سیال کا کہنا ہے کہ ہمارا احتجاج اور شکوہ ارسا کے ساتھ ہے، ہمیں پنجاب کے دورے کی ضرورت نہیں۔ سہیل انور سیال نے پنجاب کے ماہرین کو سندھ کا دورہ کرنے کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پانی کی تقسیم کا یہ معاملہ ہے جس کے اوپر تحفظات برقرار ہیں، ایسے میں سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر آبپاشی سندھ سہیل انور سیال کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا احتجاج اور شکوہ ارسا کے ساتھ ہے، ہمیں پنجاب کے دورے کی ضرورت نہیں۔ تو وفاق اور سندھ کے درمیان پانی کا تنازع، پیپلز پارٹی نے پانی بحران پر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ نثار کھوڑو کا کہنا ہے کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں ضلعی سطح پر احتجاج کیا جائے گا۔ جاری مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، جس کی وفاقی حکومت نے ہمیں عادت ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جی لوڈ شیڈنگ اب عادت بنا لو، بے روزگاری پہ صبر کنارہ کرو، مہنگائی تو کم ہوگی نہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ راتوں کو نیند نہیں آتی مہنگائی کا سوچ کے، نوٹس لینے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ سندھ ایگزیکٹو کے فیصلے کے مطابق سندھ میں احتجاج کا اعلان کر رہا ہوں۔ احتجاج ڈسٹرکٹ لیول پر ہوگا۔ خبروں میں آگے دیکھیے خورشید شاہ کی توبہ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں آندھی سے شہر کے درجہ حرارت میں کمی آ گئی ہے، مزید بتا رہے ہیں سما کے نمائندے محمد قربان۔ جی بالکل، گزشتہ چند روز سے لاہور شہر میں شدید گرمی تھی جس کے باعث شہریوں کے معمولات زندگی بھی بری طرح سے متاثر ہو رہے تھے، گھروں سے باہر نکلنا محال تھا، لیکن آج شام ہوتے ہی موسم نے کروٹ لی اور تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی جس کے باعث درجہ حرارت بہتر ہو گیا ہے اور خاصی کمی آ گئی ہے، موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 12 گھنٹے کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے جس سے مزید درجہ حرارت بہتر ہو جائے گا۔ اب تک کی جو صورتحال بتائی جا رہی ہے اس کے مطابق آندھی کی زیادہ سے زیادہ رفتار 111 کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی گئی ہے۔ جی قربان، تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ۔ روشنیوں کے شہر میں اندھیرے کیوں ہیں؟ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر برہم، چیئرمین کے الیکٹرک کو آئندہ اجلاس میں طلب کر لیا۔ کمیٹی کا اجلاس چودھری صالح کی زیر صدارت ہوا جس میں ارکان نے کراچی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ رکن کمیٹی سیف الرحمان کا کہنا تھا کہ الیکٹرک کی نااہلی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، شہر میں 12 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے۔ اجلاس میں سیکرٹری توانائی نے کہا کہ ملک میں پرانے اور مہنگے پاور پلانٹ بند کیے جا رہے ہیں، LNG گیس پر چلنے والے پلانٹس کی نجکاری کر دی جائے گی۔ شازیہ مری نے پوچھا جو پلانٹس بند ہوں گے ان کے ملازمین کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا؟ اس پر سیکرٹری نے کہا کہ ملازمین دوسری کمپنیز میں ایڈجسٹ ہوں گے۔ کمیٹی نے وزیر توانائی حماد اظہر کے نہ پہنچنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین کے الیکٹرک کو آئندہ اجلاس میں طلب کر لیا۔ گرمی کے مارے سیاستدانوں کا برا حال ہے، لیکن کیا کریں، ٹی وی پر بھی تو آنا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا خورشید شاہ کے ساتھ، پہلے پنکھے کا رخ موڑا پھر بند کرا دیا، گرمی برداشت نہ ہوئی تو توبہ توبہ کر کے چلتے بنے۔
सर पीटीएम में इख्तिलाफ वाज़े साम्हूं था अचनि पीपी हाणे वञण लाइ तयारु न आहे हो वठण लाइ तयारु न आहिनि चवंदा इख्तिलाफ थींदा रहंदा है इमरान खान का सर ये पानी का जो इशू चल रहा है इमरान खान का सर ये पानी का जो इशू चल रहा है। मुल्तान से खबर, जहां कॉटन फैक्ट्री में लगी आग तीसरे रोज भी बुझाई न जा सकी। रेस्क्यू की 20 गाड़ियां भी जालिम आग को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। 5 गोदाम जलकर खाकसर हो गए। पाक फौज के हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। 3 रोज गुजर गए मगर आग ना बुझाई जा सकी। मुल्तान के नवाही इलाके कादरपुर राह में वाक़या कॉटन फैक्ट्री में लगने वाली बेकाबू आग ने तबाही मचा दी। रेस्क्यू 1122 आग बुझाने में नाकाम। इंतजामिया ने पाक फौज से मदद तलब कर ली है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद के मुताबिक आग बुझाने में मजीद 24 घंटे लग सकते हैं। 80% से ज़ायद आग कंट्रोल में है। चूँकि कॉटन थी, बेल्स थी, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगा। पिछले 2 दिन फिर अब आंधी भी चलती रही है, लेकिन अब वहाँ पर जो इर्द गिर्द जो आबादी है उसे कोई ख़तरा नहीं है। आग की शिद्दत से फैक्ट्री से मुंसलिक आम शहरियों के 10 घर भी मुनहदम हुए। पुलिस ने नवाजपुरा का पूरा इलाका खाली करा लिया। गैस बिजली भी मुनक़ता कर दी गई। बेयारो मददगार भूखे प्यासे अहले इलाका खुले आसमान तले पड़े हैं। तो 3 दिन से हम रोड पे बैठे हैं बच्चों को लेके भूखे। हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है और खाने के लिए खाना नहीं है। घर से बेघर हुए पड़े हैं यहाँ के लोग, बहुत परेशान हैं। ठीक है, जल्द से जल्द इनका कुछ हल सोचा जाए। पाक फौज के हेलीकॉप्टर से इस खतरनाक आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। गर्म मौसम में असम्बली के सामने गर्मा गर्मी। पेशावर की जामियात के असातिज़ा का अलाउंसेस में कटौती के खिलाफ एहतजाज। पुलिस का एक्शन, आंसू गैस और लाठी चार्ज करके मुलाजमीन को मुंतशिर कर दिया। कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। पेशावर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के मुलाजमीन अलाउंसों में कटौती, बच्चों की फीस के खात्मे और दीगर मुतालबात के लिए निकल आए सड़कों पर। मुजाहिरीन ने पेशावर यूनिवर्सिटी से असम्बली तक 10 किलोमीटर पैदल मार्च किया और वहां धरना देकर खैबर रोड कर दिया बंद। मुजाहिरीन के एहतजाज से ट्रैफिक जाम हुआ और मुज़ाकरात की नाकामी पर पुलिस ने किया कमांडो एक्शन और मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके धरना खत्म कर दिया। 3 पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे आए, उन्होंने बात की आप लोगों से, लेकिन आप कहते हैं वजीर आला आए, गवर्नर आए, तो सर वजीर आला और गवर्नर का ये स्टेटस नहीं है कि वो रोडों पे आके लोगों से डायलॉग करेंगे। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट वाज़े कर चुकी है कि जो मुराहत मुलाजिमीन को एक बार दिए जाएं वो वापस नहीं हो सकते। यूनिवर्सिटी मुलाजिमीन जो है उनको दीवार से लगाया जा रहा है। जो हमारे बच्चे हैं उनकी फीस यूनिवर्सिटी बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अभी इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि इनकी आधी फीस जो है ना वो मुलाजिमीन खुद अदा करेंगे। तो हमारा हुकूमत से पुरजोर मुतालबा है कि इन जालिमाना इक़दामात को वापस लिया जाए। जामियात के मुलाजमीन ने खबरदार किया कि इनका हक ना दिया गया तो गवर्नर हाउस और बनी गाला में भी एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। आगे बढ़ते हैं। सरबरा NCOC असद उमर का ये कहना है कि बरवक्त फैसलों से कोरोना के फैलाव में कमी आई है। मुस्बत केसेस की शरह 11 से 4% पर आ गई है, जबकि सिंध में इन्फेक्शन रेट अब भी ज़्यादा है। वायरस से बचने का अहम जरिया वैक्सीन है। इस साल के आखिर तक 7 करोड़ वैक्सीनेशन का हदफ है। इस मुहिम में मीडिया और सनती इदारों का ताउन दरकार होगा और सदर मुमलिकत जल्द उलमा इकराम से मुलाकात भी करेंगे। 70 लाख से ज़्यादा हमारी वैक्सीनेशन की जा चुकी हैं। इसमें कोई 52-53 लाख लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। हम इस साल के आखिर में तो पहुंचना चाहते हैं 7 करोड़ के हदफ तक पूरे पाकिस्तान के अंदर। बकरा ईद आने से पहले हम चाहते हैं कि हमारी इतनी वैक्सीनेशन हो जाए और उस सतह के ऊपर हम पहुंच जाए जिसके ऊपर हमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बंदिशें ना लगानी पड़े, जिस तरीके से हमें ईद उल फितर के ऊपर करना पड़ा था। अब हम यहाँ से जो अगली स्टेज के ऊपर जा रहे हैं वो उसको कहते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच। इस वैक्सीन को लोगों तक पहुँचाने के लिए हम एक बड़ी कैंपेन शुरू करने, एक बड़ी मुहिम शुरू होने वाली है। इसी हफ्ते के अंदर सदर साहब से हमने दरख्वास्त की है, सदर पाकिस्तान ख़ुद ये मीटिंग करेंगे, उलमा को बुलाएंगे और उनके ज़रिए भी ये पैगाम पहुंचाने की हमारी कोशिश होगी। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। कराची में सरकारी कोरोना वैक्सीन भी फ़रोख्त की जाने लगी है।
कौन सी वैक्सीन किसे लग रही है, रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर। वही हुआ जिसका खदशा था। महकमा सेहत की काली भेड़ों ने सरकारी साइनोफार्म वैक्सीन भी मुबैना तौर पर बेचना शुरू कर दी। जिला वस्ती कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की फोकल पर्सन हीरा जहीर ने बड़ा इंकिशाफ कर दिया। डॉक्टर हीरा के मुताबिक 18 से 25 साल उम्र के अफराद को रकम के एवज साइनोफार्म लगाई जा रही थी। ये काम कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर हेल्थ के असिस्टेंट अफाकुद्दीन और उनका साथी अमला कर रहा था। डॉक्टर हीरा का कहना है 18 से 25 साल उम्र के अफराद को साइनोफार्म लगाना ताहाल कानून की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने समा को बताया अफाकुद्दीन को बार बार वार्निंग दी मगर वो बाज नहीं आए, जिस पर हीरा के मुताबिक इन्होंने कम उम्र अफराद को लगने वाली वैक्सीन के फॉर्म वैक्सीनेटर से छीन लिए, जो सबूत के तौर पर महकमा सेहत को पेश किए जाएंगे। फोकल पर्सन हीरा जहीर ने मामला सेक्रेटरी हेल्थ और डीजी हेल्थ और डीएचओ के सामने पेश कर दिया है। मुदस्सिर अजीज, समा, कराची। कराची के ताजिरों ने शाम 6 बजे कारोबार बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। मुतालिबात मंजूर ना होने की सूरत में एहतजाज और मार्केट्स बंद करने की भी धमकी दे दी। ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, हमारे साथ बैठ के बात नहीं की गई तो हम फिर एहतजाज भी करेंगे और उसमें मार्केटें बंद भी होंगी और उसमें हड़ताल भी हो सकती है, क्योंकि हमारा कारोबार वैसे ही बंद हो गया है। कारोबार जो है वो बंद होना अब हल नहीं है। अब लोग जो है वैक्सीन की तरफ जाएं, वैक्सीन लगाएं और ये जो मास्क है ये सिर्फ मास्क पहने। और एहतियात का फल मिलने लगा। कोरोना के बायस मअतल तालीमी सिलसिले की बहाली की जानिब एक और अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 10वीं और 12वीं क्लासेस का आगाज हो गया। कोयटा में भी कॉलेजेस को खोल दिया गया है। इम्तिहानात में 23 दिन रह गए, 2.5 माह बाद तालीमी इदारे खुल गए। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 10वीं और 12वीं जमात की क्लासेस शुरू हो गई। कोयटा में कॉलेजेस जबकि पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद में स्कूलों को भी खोल दिया गया। NCOC की हिदायत के मुताबिक एक दिन 50% जबकि अगले दिन 50% तलबा को बुलाया जा रहा है। एलामिया देर से जारी होने की वजह से तालीमी इदारों में हाजिरी इंतहाई कम रही। कॉलेजेस को खोलने का मकसद 23 जून से होने वाले बोर्ड के इम्तिहानात की तैयारी कराना है। पहली से 8वीं तक क्लासों का 7 जून से आगाज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन पर SSP के भाई की शिकायत लगाने वाली खातून का मसला हल हो गया है। CCPO लाहौर ने खातून को किराए की रकम वापस दिलवा दी है। खातून ने SSP ज़ीशान असगर के भाई इमरान असगर से घर की तोड़फोड़ और किराए की मद में 5 लाख रुपए मांगे थे। जबकि थाने में दरखास्त देने के बावजूद सुनवाई ना हुई तो खातून ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के सामने रो रो कर अपनी फरियाद सुनाई थी। क्या कहना था आपको सुनवा देते हैं। 65 साल की टीचिंग की कमाई से मेरी वालदा ने सिंगल स्टोरी घर बनाया DHA डैबर में लाहौर में, और उसको 2019 में किराए पे हमने दिया। वो उन्होंने कब्जा कर लिया। SSP का भाई था। SSP के भाई होने के नाते कोई मसला हल नहीं हुआ और नतीजा ये निकला कि मेरी वालदा ने इतनी टेंशन ली कि वो कैंसर पेशेंट डायग्नोज हो गई हैं। मेरे पास कफन के भी पैसे नहीं और मैंने बैंक से लोन लेकर अपनी वालदा का इलाज करवा रही हूँ। राजनपुर के कच्चे के इलाके में मुग़वी अहलकारों की बाजियाबी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आपको बताएं कि राजनपुर का कच्चे का इलाका है, यहाँ डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। स्पेशल पुलिस यूनिट समेत पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई है। मुग़वी अहलकार हैं, 5 रोज़ बाद भी वो बाजियाब नहीं हो सके हैं। ऑपरेशन में रेंजर्स को भी बुलाया जा सकता है। RPO की जानिब से ऐसा बताया गया है। डाकुओं के ठिकानों को चारों अतराफ से घेरे में ले लिया गया है। जी हाँ, राजनपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, स्पेशल पुलिस यूनिट समेत पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि ऑपरेशन में रेंजर्स को भी बुलाया जा सकता है। बात करेंगे इलियास कपूर से। इलियास, बताइए इस ऑपरेशन के हवाले से। बिल्कुल, इस वक्त जो है कच्चे में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। थाना बंगला इच्छा की हदूद में थाना सोनमियानी जो 5 रोज कबल 2 इलीट अहलकारों को लठानी गैंग ने अगवा कर लिया था, तो वो अभी तक बाजियाब नहीं हुए दोनों इलीट अहलकार। तो उस सिलसिले में RPO डेरा गाजी खान का दौरा था थाना सोनमियानी का, तो उसमें फैसला किया गया कि ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसमें ऑपरेशन में 1000 से ज्यादा इलीट अहलकार हिस्सा ले रहे हैं और जदीद असले के साथ बख्तरबंद APC और जदीद असले के इस्तेमाल से डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। इलाका सोनमियानी
اس کے بعد چک عمرانی، کچا میاں والی، کچا جمال، مختلف علاقوں میں جو ہے آپریشن شروع کیا جائے گا. یعنی کہ ڈاکوؤں کے ٹھکانوں کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا گیا ہے. الیاس قبول، تفصیل کے لیے شکریہ. دیامر، بھاشا اور محمد ڈیم کے لیے سرمایہ کاری کا مشن. وابڈا نے $50 کروڑ کے گرین یورو بانڈ کا اجرا کر دیا. انڈس بانڈ ریاستی ضمانت کی بجائے وابڈا کی مستحکم مالی پوزیشن پر جاری کیا گیا. دیامر، بھاشا اور میمن ڈیم کی تعمیر کے لیے ابتدائی طور پر $50 کروڑ درکار. وابڈا نے ضرورت پوری کرنے کے لیے $500 ملین کے گرین یورو بانڈ کا اجرا کر دیا. بانڈ کے اجرا کی باضابطہ تقریب میں وزیر اعظم عمران خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت. وزیر خزانہ شوکت طرین نے دونوں منصوبوں کی ضرورت اور بروقت تکمیل کی اہمیت پر روشنی ڈالی. The two projects, Bhasha and Muhammad, are critical to the country's future energy, water and food security needs, and their timely completion will surely have a significant impact on our growth and development. انڈس بانڈ ریاستی ضمانت کے بجائے وابڈا کی مستحکم مالی پوزیشن پر جاری کیا گیا. اس 10 سالہ پیشکش پر 7.5% منافع دیا جائے گا. گرین یورو بانڈ میں دنیا کے بڑے بڑے مالیاتی اداروں نے غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا. دیامر، بھاشا اور میمن ڈیم کے لیے وابڈا کی 5 سال سے زائد مدت کی ضرورت $2.2 ارب ہے، جس میں سے $1.1 ارب پہلے 2 سال کے لیے درکار ہوں گے. ابتدائی طور پر وابڈا $50 کروڑ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے یہ بانڈ جاری کیا گیا. سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے. مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر اظہار خیال کر رہے ہیں. 700 بلین کا جو آپ کو فیوچر میں لاس ہونا تھا بیکاز آف آئی پی پی کانٹریکٹس، ری نیگوسیشنز میں ان کا فائدہ ہوا ہے. اور یہ بڑی لمبی بحث ہے، اس کے اوپر بالکل بحث ہونی چاہیے، فیکٹ فگرز کے ساتھ ہونی چاہیے. میری استدعا ہے کہ جو انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے براڈ شیٹ کی جو موشن لائے ہیں، اگر ایوان چاہے تو اس کو ریکارڈ پہ رکھیں، تمام ممبران اس کو پڑھ لیجئے. اس کے بڑے مخصوص ٹی او آرز ہیں سٹارٹنگ فرام 2000 جب یہ معاہدہ کیا گیا، مشرف دور میں معاہدہ کیا گیا، کیا معاہدہ تھا، کن کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، اس وقت کیا رولز کی وائلیشن ہوئی، اور بعد میں جب وہ ٹرمینیٹ کانٹریکٹ کیا گیا تو اس ٹرمینیشن کو کیا وہ لیگل تھی، ڈیو پروسیس کو فالو کیا گیا. اور پھر ٹرمینیشن 2003 کے بعد سے جب 2007 سے لے کے 2016 تک کا اس کا ایک آربیٹریشن کا پروسیس ہے، اس کے ٹی او آرز تھے کہ اس کو دیکھا جانا ہے کہ کیا ان کو صحیح طرح سے پرسو کیا گیا یا نہیں کیا گیا. ان تمام ٹی او آرز کے اوپر کمیشن کی فائنڈنگ ہے. آپ نے یہاں یہ بھی بات کی جو کمیشن کے سربراہ تھے وہ کنٹروورشل ہو گئے. آپ کنٹروورشل تو کسی چیز کو بھی کر سکتے ہیں، کسی ذات کو بھی کنٹروورشل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی کنٹروورسی ایسی ہے، یہ تمام چیزیں کسی قانون اور قاعدے دائرے میں ہوتے ہیں. اگر کسی کی کنٹروورسی تھی دے شوڈ ہیو گون ٹو کورٹ. تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بڑے جید قسم کے وکلاء ہیں. آپ کو عدالت میں جا کے چیلنج کرنا چاہیے، یا اس کی فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ آئی ہے اس کو آپ چیلنج کر لیجئے. لیکن یہ بات کر دینا کہ جی وہ کنٹروورشل ہو گئے اس لیے تو اس رپورٹ کی کوئی وقت نہیں ہے. اگر آپ اس، اور بہت ساری یہاں پہ کمیشن کی جو رپورٹس تھی، چینی کی بات کی گئی، چینی کے کمیشن کی رپورٹ کو تمام عدالتوں میں چیلنج کیا گیا، ٹی آرز کو چیلنج کیا گیا، اس کی رپورٹس کو چیلنج کیا گیا، سٹارٹنگ فرام لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ دا سپریم کورٹ آف پاکستان. Not even at a single forum anything was found irregular in the report and the findings of the report. اور اس کے اوپر فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو پچھلے 5 سالوں کا آڈٹ ہوا، جو چوری ہوئی، اس میں ریکوریز ہوئی، اس میں ایف بی آر کی ریکوریز ہیں، سی سی پی کی ریکوریز ہیں، اس میں کرمنل پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. تو یا تو آپ نے چیزوں کو ان کے اس ڈومین کے مطابق لے کے چلنا ہے جس کے تحت وہ بنائی جاتی ہیں، یا ہم اس طرح سے تھن ایئر میں کوئی بھی بات کر دیں. میری یہ صدا ہوگی کہ میں بڑے آسانی سے تمام ٹی او آرز کی اور ان کی فائنڈنگز بتلا سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. ہم رپورٹ لے ڈاؤن کر دیتے ہیں، آپ رپورٹ کو پڑھیے، رپورٹ کے اوپر پھر ایک بحث کریں. ہم موجود ہیں، حکومت کی طرف سے بھی جواب آئے گا، جو آپ کے کوشچنز ہوں گے اس کو بھی جواب دینا چاہیے. Thank you. The motion has been talked out. مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر نے سینٹ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہر چیز پر الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے ہے. شکایتوں کے لیے عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں اور اپوزیشن کے پاس وکلا بھی ہیں. عدالتوں کا رخ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ احتساب کے نظام پر ہمیشہ بات کی جاتی ہے، لیکن شکایتیں بھی اسی نظام سے کی جاتی ہیں. ہر چیز پر الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے.
अहम खबर, आइंदा तरक्याती बजट में हुकूमत का ज़्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। 900 अरब के तरक्याती बजट का 57% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तस कर दिया गया है। समा ने तरक्याती बजट की तफसीलात हासिल कर ली हैं, यही जानेंगे शकील अहमद से। शकील, बताइए तरक्याती बजट की 2021 और 22 की क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, तरक्याती बजट में 38% इजाफा किया जा रहा है, यानी 250 अरब इजाफे के साथ 900 अरब रखे जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि 57% फंड्स यानी 509 अरब रुपए वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर खर्च होंगे। इसमें तवानाई, पानी, ट्रांसपोर्ट, मुआसरात, हाउसिंग के मंसूबे शामिल हैं। सड़कों की तामीर के लिए 114 अरब, पानी के मंसूबों के लिए 110 अरब, स्पेशल पैकेजेस और ज़रूरियात के लिए 60 अरब, कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा शामिल है, कराची फ्रेट कॉरिडोर, खारियां रावलपिंडी मोटरवे है, बलकसर मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ मियांवाली और कराची चमन का मंसूबा भी शामिल है। सनत और ज़राअत के लिए भी 15.5 अरब रुपए खर्च होंगे। SDGs के लिए 74 अरब और फाटा के जो जाम अजला हैं उन पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और 54 अरब खर्च किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को भी 45 अरब मिलेंगे और कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी के मंसूबे भी शामिल हैं। लेकिन 57% फंड यानी सबसे ज्यादा 509 अरब वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर खर्च होंगे। जी, खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया शकील अहमद। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं, जो जमातें मंशूर पर अमल कर सकती हैं वो PDM का हिस्सा हैं। ये भी कहा कि उन्होंने किसी को जूता नहीं मारा। असम्बली में स्पीकर ज़बान बंदी करेगा तो इसका इजहार ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी और ANP का मामला PDM के हवाले से एक क्लोज इशू है, तो बात खत्म हो गई है। उन्होंने PDM को छोड़ दिया है, अपना रास्ता अपनाया है, उनको अपना रास्ता मुबारक हो। हम जो देखते हैं तो ना मुकन्नन आज़ाद है, ना अदलिया आज़ाद है, ना मीडिया आज़ाद है। आज मुल्क की बदनसीबी है कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ये इल्म नहीं है कि मुल्क के माशी हालात क्या हैं। GDP थी 2018 में, आज हम उससे पीछे हैं। ना मैंने स्पीकर को भी जूता मारा है। जो कुछ पार्लियामान में होता है पार्लियामान के अंदर रहता है। पार्लियामान में जज्बात की बातें होती हैं। स्पीकर ज़बान बंदी करेगा तो फिर उसका इजहार करना ज़रूरी होता है। जहाँ तक PDM की बात है, किसी को नहीं कहा कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा। मैं जब तक PDM का सेक्रेटरी जनरल हूँ, PDM के फैसलों पर अमल दरामद करना, उसका दिफा करना मेरा काम है। आज रात 12 बजे IMF की एक और शर्त पूरी हो जाएगी। कल से बैंक्स में मौजूद विफाकी हुकूमत के तमाम अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। अकाउंट्स में मौजूद फंड्स स्टेट बैंक में विफाकी हुकूमत के सेंट्रल अकाउंट 1 में मुंतकिल कर दिए गए। बात करेंगे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, अहम पेशरफ्त से मुतालिक आगाह कीजिए। जी देखिए, ये IMF की एक अहम शर्त थी। जब IMF से डील हो रही थी लोन की, तब IMF ने एक शर्त रखी थी कि वफाकी हुकूमत का सिंगल ट्रेजरी अकाउंट होना चाहिए, जिस पर जो है वो हुकूमत ने इत्तेफाक किया था और ये अगस्त से इस पे काम हो रहा था। अब 31 मई इसकी लास्ट डेट थी, यानी कल से जो है वो वफाकी हुकूमत के जो है जितने भी अकाउंट्स हैं मुख्तलिफ बैंकों में वो सब बंद हो जाएंगे और ये इसमें मौजूद रकम जो है वो स्टेट बैंक में एक सेंट्रल अकाउंट खुलेगा, अकाउंट नंबर 1, उसमें जो है फंड मुंतकिल हो जाएंगे। और ये स्टेट बैंक ने इस हवाले से जो है एक लेटर जो है वो तमाम बैंकों को लिखा था। ये लेटर भी समा के स्क्रीन पर नाज़रीन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वफाकी वज़ीर खजाना ने जो है स्टेट बैंक को इस हवाले से लिखा था खत, वो भी समा ने हासिल किया है। अब माहिरीन का ये कहना है कि स्टेट बैंक का जो बैंकों को हुकूमती अकाउंट बंद करने के लिए कहा गया है, इससे ये होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वफाकी हुकूमत की वो आसान हो जाएगी और वफाकी हुकूमत की जो बोरोइंग कास्ट है उसमें भी कमी आएगी। जी, इससे मुतालिक आगाह आपने किया। रिजवान आलम, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब की खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के साथ समा ने भी शहरियों की आवाज़ बनने का बेड़ा उठा लिया है। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में अस्पताल और कब्रिस्तान के सामने कचरे के ढेर लग गए हैं, सड़क भी बंद हो गई है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, वहाँ मौजूद समग्र नुमाइंदे दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला पंजाब ने खिदमत ऐप का इफ्तिताह किया है। उस ऐप से जो शहरी है वो अपने सिविक इश्यूज़ उस ऐप के ऊपर बताएंगे और उसी के साथ साथ हम भी उन शहरियों की मदद करेंगे, लाहौर के शहरियों की मदद करेंगे कि हम जो बेसिक मसाइल हैं उनकी निशानदेही कर सकें। इस वक्त हम मौजूद हैं जौहर टाउन के अंदर, जहां पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं एक सड़क के ऊपर। और ये जौहर टाउन का बड़ा मारूफ इलाका है। मियाँ प्लाजा मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन की ये बैक साइड है, जहाँ पर
कई निजी अस्पताल मौजूद हैं, फैमिली अस्पताल मौजूद हैं, जहां पर ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद आती है। और ये कब्रिस्तान एक नज़र आ रहा होगा जहां पर जो लोग हैं जो अपने प्यारों को दफनाने के लिए आते हैं, जिनको खासी मुश्किल का सामना तब करना पड़ता है जब सड़क की एक साइड जो है वो चल नहीं रही होती। ये सड़क है जो लग रहा होगा कि कूड़े का ढेर है, मगर ये सड़क और ग्रीन बेल्ट है। सड़क की सिर्फ एक साइड जो है वो काम कर रही है, जहां पे टू वे ट्रैफिक जो है वो चलती है। यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनका ये कहना है कि जल्द अज जल्द इस मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि इस कूड़े की वजह से उनको खासी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर ताफून है, बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। पोश इलाके में इस तरह की चीज़ें हैं तो बाकी शहर में क्या हालात हो सकते हैं। तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से और ज़िला इंतज़ामिया से यहाँ के शहरी जो है वो अपील कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस मसले का हल निकाला जाए। जी दानियाल, लाहौर से आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब कराची का इलाका मंगू पीर मसाइल का गढ़ बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, गलियां और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सिर्फ यही नहीं, मकीनों को पीने का पानी तक मैसर नहीं। मेरा नाम साजिद रिंद है और मकुरानी पाड़ा आजी महमूद गोट के मैं रहायशी हूँ। सबसे बड़ा बुनियादी मसला मंगो पीर के अवाम के लिए पानी का मसला है। पर पिछले 7-8 महीने से यहाँ के अवाम जो है पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं और यहाँ के बच्चे ख़वातीन जो है पानी के लिए दर बदर टोकरे खा रही है। मंगो पीर का रोड कंट्राक्ट का मंजर पेश कर रहे हैं। ये मंगो पीर के अवाम के साथ, मंगो पीर के तजारती लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती है। और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, मकामी नुमाइंदे हैं, MP MNA जिसका ताल्लुक़ MNA का PTI से है और MP हमारा जो है हमारा MQM से ताल्लुक़ रखता है और सूबाई हुकूमत आपको पता है पीपल्स पार्टी की है। ये लोग इन पार्टियों से मायूस हो चुके हैं। बारहा इनसे कहा गया कि इस मंगो पीर के से मकुरानी पाड़ा हाजी महमूद गोट के देरीना मसला पानी को हल किया जाए, यहाँ के रोड के मामलात को तय किया जाए, लेकिन इनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।